आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात तेलंगाना ए सत्यनारायण रेड्डी ने 4 शुंबे को SSC इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जहां 17 मई को फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर के जरिए इन इम्तिहानात का आगाज होगा। डायरेक्टर महकमे सरकारी इम्तिहानात ने यहां जारी करदा नोटिफिकेशन में मुतल्ला किया कि SSC, OSSC और SSC वोकेशनल कोर्सेज के इम्तिहानात 17 ता 26 में मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे ता 12:45 बजे दिन रहेंगे। यहां जारी करदा शेड्यूल में बताया गया कि SSC इम्तिहानात का आगाज 17 मई से होगा, जो 22 मई तक जारी रहेंगे। OSSC इम्तिहानात 24 और 25 मई को मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि SSC वोकेशनल कोर्सेज थियरी का इम्तिहान 26 मई को मुनक्किद किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक SSC और OSSC इम्तिहानात के औकात सेम रहेंगे, जबकि वोकेशनल कोर्सेज का इम्तिहान 9:30 बजे तक 11:30 बजे दिन होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पेपर 1 17 मई को फर्स्ट लैंग्वेज पेपर होगा, जिसे ग्रुप ए में रखा गया है। इसी तरह पूरा शेड्यूल इम्तिहानात का आज डायरेक्टरेट ने जारी किया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के नए कॉरपोरेटर्स के जनरल बॉडी का पहला इजलास मुनक्किद होगा 11 फरवरी को। हैदराबाद बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करते हुए जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। लोकेश कुमार ने बताया कि नौ मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफ बर्दारी के लिए 11 फरवरी को सुबह 10:45 पर अपना शनाख्ती कार्ड और ओहदेदारों की जानिब से जारी करदा नोटिस के साथ काउंसिल हॉल को पहुंचे। उन्होंने बताया कि अरकान को तेलुगु, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी 4 जबानों में हलफ दिलाया जाएगा। लोकेश कुमार ने कहा कि एक्स ऑफिशियो अरकान के साथ जुमला 97 अरकान मौजूद होने पर ही मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब के लिए इजलास तलब किया जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हाथ उठाकर किया जाएगा। इस इजलास में TRS के श्रीनिवास रेड्डी, मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी, कांग्रेस के निरंजन रेड्डी, BJP से शंकर यादव ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में BJP कायद रामचंद्र राव ने INN चैनल से बातचीत की। वो चाहते थे कि BJP का मेयर बने, तो हम 5 से जब 48 आए हैं तो मेयर सीट पे क्यों हम कॉन्टेस्ट नहीं। हार जीत अलग बात है, लेकिन कॉन्टेस्ट करना कायम है। तो क्या इस वक्त 3 कैंडिडेट मेयर के TRS, MIM और BJP 3 होंगे कैंडिडेट? अब वो MIM के राजनीति क्या होगी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर MIM खड़ती भी है तो वो सिर्फ दोस्तानी के लिए खड़ेगी TRS से। आज नहीं भी खड़ती है तो वो TRS के साथ ही है। MIM और TRS दोनों जो है एक ही पार्टी है, एक ही मतलब राजनीति में एक ही मुहरे के 2 चेहरे हैं और दोनों दोस्त हैं। कितना भी बल्दिया चुनाव में दोनों आपस में कितना भी गाली गलौज करे, अपने आप परस्पर आरोप लगाए, लेकिन सब जानते हैं कि TRS और BJP ये MIM जो है साथ में मिली हुई है और BJP जो है आज TRS का मेन अपोजिशन बन चुकी है। तो इसीलिए जो है मजलिस खड़े ना खड़े हमको इससे संबंध नहीं है। मजलिस TRS को डायरेक्ट सपोर्ट करे ना करे वो हमको संबंध नहीं है। हमारा जो निर्णय है कि हैदराबाद कॉरपोरेशन में हम अपना कैंडिडेट मेयर का और डिप्टी मेयर का खड़ा करेंगे और जो भी होगा देखेंगे। रामचंद्र राव साहब, ये 6 साल तक TRS और कांग्रेस ने मिलकर काम किया और ये इलेक्शन से GHMC इलेक्शन से पहले तक भी वो लोग एक फ्रेंडली पार्टी की तरह, लेकिन सडनली ये दोनों में रिफ्ट आने, क्या रीजन है? रिफ्ट नहीं, जनता को बताने के लिए MIM और TRS जो है एक दूसरे को वोट बैंक अपना कायम रखने के लिए अब लोगों में जो है मजलिस के साथ दोस्तानी बनाए रखने पर TRS के ऊपर अपना आक्रोश बताई। मजलिस पार्टी पर लोगों का विश्वास आज जो है उठ गया है, उसे मुसलमान में भी उठ गया है और इसीलिए मजलिस के ऊपर जो गुस्सा है, मजलिस के ऊपर जो नाराज़गी है, वो TRS पे भी वो नज़र आएगी। इसीलिए TRS पार्टी जो है लोगों को बताना चाहती है कि हमारा मजलिस से कोई संबंध नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी, KTR साहब और कई लोग जो हैं कई बार बोल चुके हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं और बहुत गहरे दोस्त हैं, इस तरह के कई भाषण दे चुके हैं लोग।
तो आज जो है जनता को गुमराह करने के लिए कि हमारे बीच में कोई दरार है, हमारे बीच में कोई अभी रिश्ता नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मजलिस और टीआरएस के बीच में गहरा रिश्ता है, गहरी दोस्ती है, और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग जो है आपस में लड़ने का बहाना कर रहे हैं। रामचंद्र साहब, अगर मजलिस जो है इनसे दूर हुई है, दोनों अलग अलग हैं, तो फिर मजलिस को असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल रहा है? तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने जो रियासत मिलना के है। 2 ग्रेजुएट हलकों में अनकरीब मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी को हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर और साबिक रुकने काउंसिल रामलू नायक को हल्के नलगुंडा खम्मम वरंगल से उम्मीदवार बनाया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि खेल कूद से इंसानी जिस्म मजबूत और तंदुरुस्त रहता है और दिमाग चुस्त रहता है, जिससे काम दिलचस्पी और सही तरीके के साथ किया जाता है। स्पोर्ट्समैन हमेशा तंदुरुस्त रहता है और दीगर अफराद के मुकाबले में तेज रहता है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज सिटी पुलिस के सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन बगैर किसी छुट्टी के मुसलसिल काम करते हैं। तेलंगाना पुलिस अपनी फर्ज शनासी में अहम मकाम रखती है। पुलिस महकमे में इस तरह के खेल कूद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर महसूस करते हैं कि हर पुलिस अहलकार को खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो खुद को मजबूत और फिट रखने में कामयाब हो। वज़ीर दाखिला ने खुशी का इजहार किया कि हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम जोन और यूनिट्स के पुलिस ओहदेदारों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी और दीगर बहुत से खेलों में शिरकत की है। इन मुकाबलों में न सिर्फ यूनिफॉर्म स्टाफ बल्कि दफ्तरी स्टाफ भी हिस्सा ले रहा है, जो खुश आइंद है। Now runs the central zone. The team in charge is Chief Gopi, the Inspector of Police. The team in charge is Chief Yamendra. Now I request Chairman of the Organizing Committee and Commissioner of Police kindly join. చాలా పోలీస్ హెల్పింగ్ పోలీస్ ఉంది, చాలా మంది మనతో కలుస్తున్నారు. అదర్ స్టేట్ లో వచ్చి బీహార్, యూపీ అండ్ ఢిల్లీ అది చెప్తున్నారు మనకు. అది మీ దగ్గర ఇట్లా మంచిగా ఉంది సార్, మీ పోలీసులు అంటే చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఎట్లా అయింది, మా ఫ్యామిలీ మా రిలేటివ్స్ దగ్గర ఎట్లా పోతే ఎట్లా మాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. 100% మా చాలా నేనందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్, డీజీపీ గారు స్టేట్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగా ఉంది. డే బై డే ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎంత పీస్ అయితే అంత మనకు డెవలప్మెంట్ వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. మా పోలీస్ చాలా బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, మా సీటీఎం బాగా చదివిస్తున్నారు, భరోసా సెంటర్ చాలా బాగా చదివిస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరా అంటే ఇండియాలో ఎంత ఉంది, 70% ఎక్కువ కెమెరాస్ మన తెలంగాణలో ఉంది. రాచకుండా ఉన్నారు. ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా బాగా ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, ఎస్పెషలీ ఇన్ ది కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ COVID-19 గత 1 సంవత్సర కాలంలో మీరందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి పర్సనల్ రిస్క్ కూడా తీసుకొని तेलंगाना के जिले नलगुंडा में चाशुंबे को होने वाले वजीर आला चंद्रशेखर राव के जलसे आम की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं, जिसका मायना आज वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने किया। उनके हमरा राज्यसभा रुकन बी लिंगैया यादव, रुकन असेंबली किशोर, साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने जलसे का और अतराफ के इलाकों का मायना किया और मुनासिब इंतजामात की हिदायत दी। जलसा ज़िले के अनुमला मंडल के अलीनगर के हुदूद में होने वाला है। मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा की
1,04,600 एकड़ अराजियात को सैराब करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के सरफे से 13 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मंजूरी दी है। इस सिलसिले में वजीर आला इन प्रोजेक्ट्स के कामों का कल संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला से इजहार तशक्कुर के लिए जिले के टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से जलसे का अहतमाम किया जा रहा है, जिससे वजीर आला खिताब करेंगे। इस जलसे में 12 हल्कों की हुक्मरान जमात के कायदीन, कारकुनों और किसानों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्को है, जिसके लिए काफ़ी बेहतर और मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 200 एकड़ अराजी पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर बरकी ने जलसेगाह के साथ साथ हेलीपैड और दीगर इंतजाम का मायना करते हुए मुख्तलिफ हिदायत दी। ముందు వ్యవసాయమే దండగా అనుకున్న ఈ జిల్లా ఇవాళ ఒక వ్యవసాయానికి పండుగ అయింది। ఈ జిల్లా రైతాంగం అందరం కూడా సంతోషంగా ఉన్నాం। మరి ఈ సందర్భంగా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు। దాన్ని జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ జిల్లా రైతాంగం తరఫున మేము ధన్యవాద సభ ఏర్పాటు చేస్తాము। మీరు తప్పకుండా రావాలి కోరడం జరిగింది, దానికి కూడా వారు అంగీకరించారు। మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ కార్యాలయం జరిగే బహిరంగ సభకు జిల్లా అంతటి నుంచి కూడా రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की एक ज़ईफ खातून के साथ ली गई तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ ली गई समाजी राब्ते के मुख्तलिफ ज़राए पर तेज़ी से वायरल तस्वीर ज़ईफ खातून की ख्वाहिश की तकमील का इजहार है, जिसने वज़ीर मौसूफ के साथ तस्वीर की ख्वाहिश की थी। उमूमन फिल्म अदाकारों और सियासी शख्सियात से उनके मद्दा और हामियों की जानिब से तस्वीर कुशी की ख्वाहिश करते हैं और बसा औक़ात लोग उनके साथ तस्वीर लेने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ केटीआर के राजन्ना सिलसिला ज़िले के दौरे के मौके पर एक ज़ईफ खातून ने उनकी कार के करीब पहुंचकर उनके साथ तस्वीर लेने की ख्वाहिश की, जिसकी तकमील सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले केटीआर ने कर दी। रामाराव, जो तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने इस तरह साथ में तस्वीर लेने का मौका देते हुए इस खातून को खुश कर दिया। ये तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है और ट्रेंडिंग कर रही है। తెలంగాణ వచ్చిందని జరా తీసుకో నీ పేపర్ నేను నేను ఆరోగ్యంగా रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने आज कहा है कि टीआरएस का कोई मुतबादिल नहीं है और वो तेलंगाना में मुसलसिल हुक्मरानी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक टीआरएस रहेगी उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुक्मरानी करते रहेंगे और किसी भी दूसरी जमात को अवामी तायद हासिल नहीं होगी। रियासती वजीर ने अखबारी इत्तलात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वजीर सेहत ईटला राजेंद्र मुस्तकबिल के इंतखाबात में मुकाबले के लिए एक नई सियासी जमात तश्कील दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि कोई भी लीडर अब या मुस्तकबिल में टीआरएस क़यादत को चैलेंज करने की हिम्मत करेगा। कमलाकर ने कहा कि अवाम फिल वक्त केसीआर हुकूमत से खुश हैं और वो नई तंजीमों या सियासी जमातों की तायद करते हुए मुश्किलात को दावत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल करने वाले केसीआर एक अजीम कायद हैं, जिन्होंने कई बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर मुकम्मिल की। टीआरएस हुकूमत काफ़ी अरसे तक रियासत में हुक्मरानी करेगी और केसीआर का कोई मुतबादिल नहीं है। మేమే ప్రధానమంత్రి కలుస్తాం, మీరు మా వెంబడి రండి, మీకు బీసీల చాలా చిత్తశుద్ధి. ఈరోజు కేంద్రంలో అన్ని శాఖల మంత్రులు ఉన్నాయి, బీసీ శాఖ మంత్రులతో లేదు. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా బీసీఏ. ప్రధాన డిమాండ్ అన్ని రాష్ట్రాలు పెడుతుండే, మీకు కూడా చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్రంలో ఫస్ట్ బీసీ మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేయండి.
ఏర్పాటు చేయగానే కేంద్రం నుంచి నిధులు వస్తాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మ్యాచింగ్ అందిస్తే బీసీలకు ఈరోజు మేలు జరుగుతుంది. ఈరోజు కేంద్రంలో మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసడంలో విఫలమైంది. మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాకు చెప్పడం వల్ల మేము అన్ని రాష్ట్రాల మంత్రులు కూడా మేము లెటర్ రాయడం జరిగింది. త్వరలోనే ప్రధానమంత్రి కలుస్తాము. బీసీ మంత్రిత్వ శాఖ కోసం ఏర్పాటు కోసం మేము వినతి చేస్తాం. మీరు మాత్రం రండి, నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంది. ఈరోజు 72 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం, వెనుకబడిన కులాల వారు నిరుపేదలు ఉంటారు, ఆర్థిక స్తోమత ఉండదు, కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటారు. తండ్రి కుల వృత్తి చేస్తే కొడుకు కూడా కుల వృత్తి చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి మాకు విద్య రాలేదు, విద్య లేదు మాకు. साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर करके बहुत बड़ी गलती की है जो आवाम के लिए बोझ बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट से किसानों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और इस पर रियासती हुकूमत ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। इस पार्लियामेंट के टेबल पे जब रिपोर्ट रखी गई तो उसमें तमाम स्टेटों के तफसीलात होते हैं और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में तेलंगाना हुकूमत के बारे में 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सीरियस रिमार्क्स किया है, जिसमें कालेश्वरम जो कांग्रेस पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाए कि कालेश्वरम ये प्रोजेक्ट ये किसानों को या फार्मिंग सोसाइटी को नहीं है बल्कि चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान को और कॉन्ट्रैक्टरों को बेनिफिट है, ये कमीशन प्रोजेक्ट है, ये वायबल नहीं होता। वही बात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कही कि 80,000 करोड़ रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हर साल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। यही बात कांग्रेस ने कहते हुए आ रही 5 साल से। अरे भाई केसीआर साहब समझो यार, कर्जे में डुबा दे रहे हो पूरे स्टेट को। लेकिन ये बात अब हुकूमत को कहा और ये भी सीरियस कहा कि जो अमाउंट लोन है उसको सरप्लस रेवेन्यू बताए। ऐसे ऑफिसरों पर फौरी उन पर एक्शन होना, जेल भी जाना बेटा। ये चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स कैसे झूठ लिखे, ये कमीशन बोल रहा है कि खर्च के अमाउंट को रेवेन्यू अमाउंट कैसा बना सकते। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस जो बनाया था 4 साल में स्टेट फाइनेंस अभी तक क्यों नहीं बना। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि जो खर्चा किया गया है उसकी उतनी आमदनी नहीं आ रही, तो ये दिन ब दिन खर्चों के अंदर ये स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है इस स्टेट के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। उसको गवर्नर साहिबा ने भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि कहा कि भाई यहाँ वाइस चांसलर्स अभी तक 3 साल। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने तेलंगाना में सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मंगल के रोज लोटस पॉन्ड में उन्होंने नलगुंडा के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर शर्मिला के चाहने वालों का हुजूम देखा गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब बातों का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसान खुश नहीं है, तेलंगाना में राजन्ना राज्यम लाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि नलगुंडा ज़िले के कायदीन से उनकी बातचीत हुई है और उनका अच्छा रद्द अमल सामने आया है। आइंदा इजलास ज़िले सतह पर होंगे। नलगुंडा के ज़मीनी इंतखाब में जिस नई पार्टी की तजवीज़ हो रही है वो हिस्सा नहीं लेगी। जोहार వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అభిమానించే ప్రతి గుండెకు రాజన్న బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటోంది।
నాన్నగారు మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలైంది. అయినా మీ అభిమానం చెక్కు చెదరలేదు. రాజన్న బిడ్డ ఒక్క మాట పిలవగానే ఇంత దూరం నా కోసం వచ్చారు. కృతజ్ఞులం. థ్యాంక్ యూ. రాజన్న సువర్ణ పరిపాలన గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రైతు ఒక రాజులాగా బ్రతికాడు. ప్రతి పేదవాడికి ఒక పక్కా ఇల్లు ఉండాలని కలలు కన్నాడు రాజన్న. ప్రతి పేద విద్యార్థి గొప్ప చదువులు చదువుకోవాలి, గొప్ప ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్నాడు. పేదరికం అన్నది ఒక శాపమని, వాళ్ళకు అనారోగ్యం వస్తే అప్పుల పాలైపోతారని ఆరోగ్యశ్రీకి జన్మనిచ్చాడు. ఇలాంటి ఎన్నో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. అందుకే రాజన్న రాజ్యం మళ్ళీ రావాలి అని నా కోరిక. రాజన్న రాజ్యం మనతోనే సాధ్యమని నా నమ్మకం. ఈ ప్రక్రియలోనే, ఇందులో భాగంగానే, ఈ దిశగా చేసే పయనంలోనే ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ సమావేశం. మీకు తెలిసినంత బాగా గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ నాకు తెలియదు. మీ స్వస్థలాలలో మీరేం చూశారు, మీ సలహాలు. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि शर्मिला केसीआर का छोड़ा हुआ तीर है। पदयात्रा के दौरान उन्होंने शर्मिला के पार्टी पर तबसरा करते हुए कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी तेलंगाना समाज में काफ़ी इज्जत रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम शर्मिला को भी कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि शर्मिला को अपने भाई जगनमोहन रेड्डी से इख्तिलाफ है तो वो वहाँ पर देख लें। केसीआर दोबारा वज़ीर आला बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि शर्मिला पहले पुलिचिंतला पोतिरेड्डी पाडू पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। उन्होंने कहा कि शर्मिला अपने भाई की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना के हक़ में ठहरने के लिए संजीदा हैं। अगर हैं तो पहले कृष्णा नदी पर जगन के मौक़िफ़ के खिलाफ मुकदमा दायर करके पार्टी कायम करें। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि केसीआर को बचाने के लिए केवीपी का लोटस पाउंड का ड्रामा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर कहां दूसरे चंद्रबाबू नायडू बन जाएंगे, केसीआर को खौफ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस में बगावत को देखकर कांग्रेस और बाएबाजू जमातों में दोस्ती हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केसीआर को चैलेंज किया कि वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहें। केसीआर ने पहले से बात बताते आया, उसके खिलाफ में उनका सरकार चल रहा है और साथ साथ में और 10 साल मई मुख्यमंत्री बोल के बता रहे हैं। आज वो बात चले गया है और केसीआर और 3 साल रहना बाद भी भूल जाना पड़ रहा, क्योंकि एक जगह से केटीआर और एक जगह से ईटल राजेंद्र दोनों का दबाव बढ़ गया। इसलिए केसीआर केवीपी का मदद ले रहा है। शर्मिला से नया पार्टी को लागू कर रहा और कम्युनिस्ट को, एमआईएम को, कांग्रेस को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए सोच चल रहा है। इसलिए एमआईएम के जो भी एमएलएस हैं उनके खिलाफ में कम्युनल क्लासेस का केसेस जो है उसको रिहाई कर रहे हैं और कांग्रेस लोग का जो केसेस है उसको भी दूर कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं के ऊपर दबाव रख रहे, केसेस बढ़ा रहे और केसेस बढ़ रहा है। राजा सिंह का विषय देखे तो मालूम हुआ और हर दिन बंडी संजय के ऊपर एक ने तो एक नया केस को लागू कर रहे। ऐसा कितने दिन ये लोग चलाएगा देखते हम भी। जरूर जो हुजूरनगर गुर्रमपाड़ू का एसटी ट्राइबल लैंड्स के बारे में जो मामला हुआ है उसके ऊपर जांच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ट्राइबल्स को लैंड्स मिला है, लैंड्स के ऊपर उनका अधिकार है। उस जमीन पर और आज के दिन केसीआर के साथी लोग, केसीआर के पार्टी लोग, केसीआर के विधायक लोग कब्जे पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ में रवाई करने के लिए केसीआर आगे नहीं आ रहे। जरूर इसके ऊपर जांच करने का जरूर है बोल के मैं बीजेपी डिमांड करते हुए ये पूरे।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,70,89,812 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 23,38,319 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,08,47,304 हो गया है, जबकि 1,55,158 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,95,831 हो गई है और 1,612 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 149 नए केसेस दर्ज हुए और एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1,804 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान इस वबा से लड़ने वालों में पेश पुलिस ओहदेदारों को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। आज उसी हिस्से के तौर पर सीनियर आईपीएस ओहदेदार व एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद क्राइम्स एंड एसआईटी वो इंचार्ज शी टीम शिखा गोयल ने कोरोना का टीका लिया। उन्होंने टीका लेने के बाद मसरूर अंदाज में बताया कि सभी लोगों को ये टीका लेना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने भी टीका लिया था और आज पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने भी कोरोना का टीका लिया। Sara always smile at it. Sara always smile at it. Yes, sir. ఈరోజు మన దగ్గర ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కి ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయబడుతుంది. సో ఆ భాగంగానే ఈ రోజు ఇక్కడ మన దగ్గర ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరు కూడా తెలుసు, చాలా కంట్రీస్ ఈ ఒక కరోనా వైరస్ పైన పోరాటం చేసి చాలా మంది సైంటిస్ట్ కూడా బాగా ట్రై చేశారు చాలా వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవాలని చెప్పి. ముఖ్యంగా చాలా గర్వనీయ విషయము, మన భారతదేశంలో 2 వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా మనము ఇన్వెంట్ చేయగలిగాను. ముఖ్యంగా సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక కోవిషీల్డ్ మన కోవిడ్ గురించి వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఇక్కడ సరోజినీ దేవి హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. అండ్ నేను తీసుకున్నాను, నా డిఐజీ గారు సుమతి గారు కూడా తీసుకున్నారు, నా ఆఫీస్లో ఉన్న చాలామంది స్టాఫ్ కూడా తీసుకున్నారు. సో అందరు एलपी नगर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में मंगल को मलकपेट में वाक़ अल हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स पर धावा करते हुए इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन में मेडीपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को वर्क वीज़ा के बजाय विजिट वीज़ा पर ओमान रवाना करने की मुबैना कोशिश की थी। ओहदेदारों ने इस ऑफिस से 40 पासपोर्ट, नकद रकम और मोबाइल फ़ोन्स और दूसरे मटेरियल जब्त कर लिए हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश मुरलीधर भगवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनमें ट्रैवल एजेंट 35 साल शेख मोहम्मद इम्तियाज, 27 साल एम सुब्बम्मा, 38 साल ड्राइवर सुब्बा रायडू, तमाम साकिनाने कड़पा और 52 साल मोहम्मद हारून शामिल हैं, जो इस ट्रैवल एजेंसी में ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहा था। घर में काम करने के लिए या कोई दूसरे काम करने के लिए प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ऑथोराइज एजेंट्स के द्वारा सिर्फ आप जाइए, वो करने से आपको रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस ये पक्का दोनों गारंटी रहेगी। कुछ भी अगर वहां प्रॉब्लम हो जाए तो आप वापस आ सकते हैं, आपके पास टिकट भी रहेगा और आपके पास इंश्योरेंस भी रहेगा। अगर आप अनऑथराइज एजेंट्स के जरिए अगर आप जाएंगे, आप विजिट वीजा पे जाएंगे तो आपको वहां पे दिक्कत होगी। विजिट वीजा का टाइम 1 महीना होगा, वो खत्म होने के बाद फिर क्या करोगे आप? आपको वापस आने के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास में। अगर आप इलीगल वहां पे रहोगे तो वहां के आंध्र प्रदेश के राजौली में 2 अफराद ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश की। एक शख्स बंदूक लेकर उस दुकान में शामिल हुआ और उस दुकानदार को, दुकान के मालिक को डराने की कोशिश की, लेकिन उस दुकान के मालिक ने हिम्मत से काम लिया और उस चोर के झांसे में नहीं आया और जैसे ही उसने बंदूक पकड़ी वो दोनों चोर वहां से फरार हो गए।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।